लेट्स स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग जुगाड़। ये जिसको समझ आ गया ना, उसका आधे से ज़्यादा केमिस्ट्री के टॉपिक जो हैं वो आगे वाली रिएक्शंस आने वाली भी, उसमें बहुत ज़्यादा सीन ऑन हो जाएगा। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कोई भी एक मॉलिक्यूल लगाना चाहिए, उसके आगे पीछे कुछ भी लगाओ अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, वो आगे पीछे कुछ ना कुछ तो लगाएगा। तो सबसे पहले एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप देखना किसमें है, बेंजीन के ऊपर। बेंजीन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, बेंजीन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर देखो एक वाई लगाओ। बेंजीन का ये जो बेंजीन की रिंग है ऐसे, इसके ऊपर जो ये चिपका है और इसके आगे पीछे क्या चिपका है, जो आगे पीछे वाले हैं इनको हम ए बी सी ऐसे नाम दे सकते हैं, और जो इसको हम वाई कहेंगे। ठीक है। अब सबसे पहला काम हमें क्या देखना है कि ये जो ए बी सी है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेंजीन के बराबर, ये जो वाई बेंजीन के ऊपर लगा है इसके बराबर है या इससे कम है। अगर इससे कम है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये जो मेरा ये ग्रुप है, ये जो पूरा है, ये मेरा एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। इसको मैं क्या कहूंगी, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहूंगी, एक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन अगर इनकी वैलेंसी मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेंजीन से ज्यादा है, मतलब वही फोन कॉल ब्रदर इंडिया, इन सब मतलब अगर ये है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं और यहाँ पे कुछ इनमें से नहीं लगा, यहाँ पे कार्बन लगा और आगे पीछे ये लगे और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अगर ए बी सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो वाई लगा हुआ है इससे ज्यादा है, तो इस पूरे को मैं क्या कहूंगी, दिस इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है। और अगर ये जो वाई है इसके साथ डायरेक्टली इधर कहीं भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो भी कैंसल, तो भी नहीं, फिर भी नहीं चलेगा, क्योंकि फिर भी ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। तो क्या, एक तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बराबर या इसके कम होनी चाहिए तभी एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होगी तो इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और अगर यहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो भी इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो चलो, अब हमें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप का नॉलेज हो गया कि कौन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और कौन एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब एक बात समझते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो फंक्शनल ग्रुप की जो साइड वाली स्पेस होती है इसे हम कहते हैं ऑर्थो। इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो, दोनों साइड वाली। और ऑर्थो के जस्ट नीचे हमें मिलता है मेटा। ऑर्थो के नीचे हमें क्या मिलता है, मेटा। देखो कैसे, ये देखो फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला ऑर्थो के नीचे वाला मेटा, और इसके बिल्कुल अपोजिट में पैरा 1 मेटा 2 ऑर्थो 2। अब जरूरी नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप टॉप में हो और यही ऑर्थो। अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हो तो मैं कहूँ कि ये मेरी मेटा है, ये पैरा है, नहीं, गलत। फंक्शनल ग्रुप, मैंने कहा फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला ऑर्थो, उसके नीचे वाला मेटा, इसके अपोजिट वाला पैरा। तो हम इसकी सर्कल, जो इसकी साइकिल है, वो फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ चलाते हैं। तो कैसे चलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नीचे वाला ऑर्थो, उसके नीचे वाला मेटा, उसके नीचे वाला पैरा। OMP, ओमिनिप्रेजोल एक टैबलेट का नाम है ये, ओमिनिप्रेजोल। OMP, ओम प्रकाश, ऐसे याद कर लो। ठीक है। कैसे याद कर लो, OMP, ऑर्थो मेटा पैरा। अब चलो इसको समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक्टिवेटिंग, ये देखो, अब E+ क्या है, E+ इज इलेक्ट्रोफाइल वो जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इनके ऊपर ऐसे प्लस का साइन लगा होता है, तो आप देख के समझ जाओगे कि हाँ, इसको इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए। तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप हमने पढ़ा, जिसमें A B C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या बराबर होती है वाई वाले के, तो इनपे क्या करते हैं, कौन अटैक करेगा, इनपे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कहाँ पे करेगा, ऑर्थो पे करेगा और पैरा पे करेगा। तो 2 कंपाउंड बनते हैं, 2 प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, एक जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करता है और एक जिसमें इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे अटैक करता है। पैरा पे जब अटैक करेगा तो ये जो प्रोडक्ट हो जाएगा, ये कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। एक्टिवेटिंग ग्रुप पे इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप जब आके अटैक करेगा तो 2 पोजीशन पे अटैक कर सकता है, या एक्टिवेटिंग की 2 पे, ऑर्थो पे या पैरा पे। ऑर्थो पे जो अटैक करेगा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा हमारा, और सॉरी, पैरा पे जो अटैक करेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के ऊपर भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, और इसके ऊपर जब आके अटैक करेगा तो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, मेटा पे। ऑर्थो के नीचे वाली मेटा पोजीशन पे जाएगा, एक ही पोजीशन पे। ठीक है। और जहां पे ऐसा कंपाउंड हो कोई जहां एक्टिवेटिंग भी है और डीएक्टिवेटिंग भी है, लाइक समझ लो ये एक्टिवेटिंग और ये डीएक्टिवेटिंग, ठीक है, तो इसमें हम डीएक्टिवेटिंग को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक्टिवेटिंग को लेते हैं और सीधा मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, वो है पैरा वाला। अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा है तो पैरा यहाँ, अगर फंक्शन है ना, तो अगर फंक्शनल
ग्रुप यहाँ लगा है तो पैरा यहाँ होगा, तो यहाँ पे वो अटैक कर देंगे और डीएक्टिवेटिंग को नेग्लेक्ट कर देंगे, उसके साथ कुछ हुआ नहीं हुआ वो ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या अगर जहां एक ही कंपाउंड में एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग दोनों हो तो ए जो है वो आके पैरा में ही लगेगा। ठीक है, और फिर इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर बेंजीन के ऊपर वाई की जगह क्या लगी है, क्लोरीन लगी है, क्या लगी है, क्लोरीन, तो इधर आगे पीछे कुछ लगाओ नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा इसको हमें नाम दे देना है इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वैसे तो मेटा पे जाता है, लेकिन ये अकेली एक्सेप्शन है ऐसी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की जो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा या फिर कहाँ जाएगा, पैरा पे जाएगा, ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा इसका। नाउ लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चंस, इनके आंसर्स ढूंढते हैं। अब मुझे बताओ इनमें से कौन एक्टिवेटिंग है और कौन डीएक्टिवेटिंग है। देखो ये क्लोरीन है, इसके आगे पीछे ए बी और सी में क्या जुड़े, कार्बन है, इसके आगे पीछे जुड़े हैं क्लोरीन। क्लोरीन की इससे ज्यादा पावर होती है तो ये हो जाएगा मेरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये देखो हाइड्रोजन की कार्बन से कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मेरा हो जाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो डबल बॉन्ड आगे यहाँ पे बिना सोचे समझे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, सिंगल FON, इनकी कम है तो दिस इज एन एक्टिवेटिंग। देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल, मैंने कहा था ना जो यहाँ जुड़ेगा उसके साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की इससे कम होती है, दिस इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो कौन एक्टिवेटिंग कौन डीएक्टिवेटिंग इसका आपको अब तक अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब ये देख लो इसके साथ सीधे डबल बॉन्ड आ गया, इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, चलो अब रिएक्शंस को पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखो इसके ऊपर प्लस लगा है ना, मैंने कहा था ना जिसके ऊपर प्लस लगा है वो कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक कर रहा है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अब मुझे ये बताओ ये एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है। देखो डबल बॉन्ड लगा है ना, सीधा सीधा डबल बॉन्ड लगा है, इट इज अ व्हाट, कौन सा ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जाके कहाँ जुड़ता था इलेक्ट्रोफाइल, इस पे मेटा पोजीशन पे। ये देखो ये इसकी ऑर्थो, ये इसकी मेटा, ये इसकी पैरा, तो यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये बेंजीन आपकी, सॉरी ये बेंजीन, ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, OCH3। और ये NO2 इसके पास प्लस था, इसको यहाँ पे बॉन्ड बनाया इसने, इसका प्लस हट गया, NO2। ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये देखो इसमें ये बताओ एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है। ये देखो यहाँ पे भी Y है, यहाँ पे भी Y है। अब इसमें दोनों है, एक एक्टिवेटिंग है एक डीएक्टिवेटिंग है। देखो इसमें यहाँ भी कम इससे कम, तो ये वाला हो गया आपका एक्टिवेटिंग, ये हो गया आपका डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो डीएक्टिवेटिंग को मैंने क्या कहा था, डीएक्टिवेटिंग को गोली मारो, एक्टिवेटिव में देखो पैरा पोजीशन पे वाले को सीधा ही मेजर बना दो, मेन वही, ऑर्थो पे लिखो ही मत। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है इधर अटैक करने वाला, तो इसको पूरा जैसे लिखा है डीएक्टिवेटिंग वैसा ही लिख दो, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज करना नहीं है। C डबल बॉन्ड ONH। ठीक है, और इसमें देखो और देखो इसमें पैरा पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन कौन सी होती है, बिल्कुल अपोजिट वाली, मतलब ये वाली। और यहाँ पे जोड़ना किसको है, NO2 को। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब ये देखो इस वाले में क्या है, इस वाले में देखो ये देखो N के साथ H में मतलब का मतलब एक्टिवेटिंग, डबल बॉन्ड आ गया मतलब डीएक्टिवेटिंग, Br प्लस मतलब वही इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये देखो ये डीएक्टिवेटिंग को कुछ नहीं करते, हम एक्टिवेटिंग को देखते हैं। जब भी डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग साथ होता है तो एक्टिवेटिंग के पैरा पे लगा देते हैं, पैरा पोजीशन ये वाली। तो यहाँ Br लगा देंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, जैसा बना है वैसा का वैसा छोड़ कॉपी कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे Br। ये देखो बन गया प्रोडक्ट। अब देखो ये वाला देखो, इसमें देखो ये C है, इसमें डबल बॉन्ड आ गया इधर, ये हो जाएगा आपका डीएक्टिवेटिंग, इसको कुछ नहीं करना। ये सिंगल O C की इससे कम होती है, इसकी भी कम होती है, तो ये हो गया आपका एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग में कहा, पैरा पोजीशन पे छोड़ दो। ये देखो बन गया प्रोडक्ट। ये डीएक्टिवेटिंग था, ये आपका एक्टिवेटिव। अब डीएक्टिवेटिव एक्टिवेटिव साथ हो तो फिर हम क्या करते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप ही होता ना सिर्फ कहीं पे सिर्फ एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो फिर हम दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ये वाला प्रोडक्ट, ये देखो ये भी वैसे डीएक्टिवेटिंग है, यहाँ क्या मेजर मायने बनाएंगे, क्रॉस नहीं करना साथ में नहीं है। देखो डीएक्टिवेटिंग है, सीधा सीधा यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है। डीएक्टिवेटिंग का कहा, ऑर्थो, और ये मेटा पोजीशन पे लगा देते हैं बिना सोचे समझे। तो लगा दो मेटा पे, समझ लो NO2 प्लस ये अटैक कर रहा है इस पे, मतलब दिख नहीं रहा कुछ तो कोई समझ लो वही लगा दो। यहाँ NO2 लगा दिया,
अब देखो, अब अगर ऑप्शन में आपको बोला हो, ऑप्शन में अगर आपको बोला हो कि इसके साथ कुछ तो हुआ है और देखो ये बन गया, अगर ऑप्शन में ये दिया है तो ये भी समझ जाओगे। लेकिन अब ये भी देखो, जो हमने पीछे इम्प्योर वो वाला करा था उसमें देखो इसके पास सी के पास डबल बॉन्ड है ना, सी के पास है ना डबल बॉन्ड, तो हम यहाँ से भी देख के समझ, डबल बॉन्ड ओ है ना, तो यहाँ से भी मतलब हम देख कर जो है वो समझ सकते हैं कि वो वाला मेथड भी हम लगा सकते हैं इसमें, प्योर इम्प्योर वाला। उसमें क्या था, सी के पास अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इधर ए आता है, इधर बी आता है। अगर ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ये वाला टूट कर। तो आपको देखना है कि क्या इसमें दूसरा भी एक बन सकता है, तो लोगों को वहां कंफ्यूजन आती है, तो उस कंफ्यूजन को ऐसे ऐसे करके हम नॉर्मली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक और टॉपिक खत्म। कौन सा टॉपिक, कौन सी रिएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग क्यों कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया वो खत्म। अगला टॉपिक है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन की बहुत सिंपल वो है। इसमें देखना होता है सबसे पहले रिएक्टेंट कौन है और रिएजेंट कौन है, रिएक्टेंट कौन है और रिएजेंट कौन है। रिएजेंट जो हम यूज कर रहे हैं, रिएजेंट है इसमें NaOH और CaO, इनको हीट करना है, ये 3:1 की फॉर्म में है दोनों। और रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, कौन काम कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये देखो डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब हटाओ, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 को हटाओ। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखना चाहिए, मतलब RC डबल बॉन्ड OH हमें दिखना चाहिए। और कैटलिस्ट जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, NaOH या CaO होना चाहिए, दोनों की हीट होनी चाहिए और दोनों की रेशो किस रेशो में प्रेजेंट होना चाहिए, 3:1 की रेशो में। ठीक है, कुछ मत करो, CO2 को हटा दो। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो दिख गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी दिख गए, समझ आना। डीकार्बोक्सिलेशन कुछ भी नहीं करना, इसमें से ये CO2 को बाहर निकाल देना है और इनको जोड़ देना है। देखो कैसे, प्लस CO2 बाहर, बच कौन गया R और H, R को H से जोड़ दोगे क्या बन जाएगा, एल्केन। एल्केन में से H निकालते हैं तो एल्काइल बचता है ना, तो वापस जोड़ दोगे एल्केन। अब देखो इसमें से वापस C, यहाँ से नहीं, दो और नहीं है ना, यहाँ से ये वाला CO2 बाहर निकल जाएगा, बाकी सब वैसा का वैसा जोड़ दो। सबसे पहले CO2 निकालो बाहर और बाकी पूरा का पूरा वैसे जोड़ दो, H3C CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और आगे एक H और लगा दो क्योंकि CH2 तो निकल गया। ठीक है, ये देखो ये हो गया सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो इसमें से निकालो CO2, ये CO2 निकाल दिया, ये पूरा बन जाएगा। ये CO2 निकाल दिया, ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। ठीक है, ये निकाल दोगे ये H अपने आप, तो ये इस तरह से एक बेंजीन प्लस CO2। ठीक है, और NO ये सब में ये CO2 निकाल दिया तो R N R और यहाँ पे एक H, 3 होते हैं ना इसके, ये देखो, और CO2 बाहर, CO2 बाहर। तो ये देखो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी हो गई। अब ये समझते हैं ट्राइवेलेंसी क्या होती है। नाइट्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 3, और कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। कार्बन देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। अगर नाइट्रोजन कहीं भी आपको NH4 मतलब 4 बॉन्ड बनाता दिख रहा है, समझ जाओ अपनी औकात से बाहर गया है, यहाँ पे हमें एक प्लस लगाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर पक्का पक्का प्लस होगा। वैसे इसको प्राइमरी अमाइन कहते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन कम होता है NH3 में से, सेकेंडरी जिसमें 2 हाइड्रोजन, और टर्शरी जिसमें तीनों हाइड्रोजन जो है वो गायब होते हैं। ठीक है, और ये आपकी बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्चुअल में, ये बेंजीन नहीं है वैसे, बेसिकली ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन ये ऐसी दिखती है, बेंजीन आपकी एक्चुअल में ऐसी दिखती है C6H6 की फॉर्म में। ये जो ऐसे बॉन्ड लाइन होती है वो ऐसे होती हैं असल में दिखने में। और ये NCERT में इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन नीट में पक्का पक्का आ जाता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन को निकालना। तो ये देखो ऐसे सिंगल बॉन्ड हो तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं। जब ऐसे 2 बॉन्ड हो तो एक सिग्मा दूसरा पाई होता है, 2 पाई और एक सिग्मा, ये सबको पता होगा। इथेन इथीन इथाइन ये तीनों के नाम है। हाँ, अब ये देखो हाइब्रिडाइजेशन ये रट लो बैठकर कि अगर चारों सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, अगर 3 सिग्मा 1 पाई है तो इसमें से एक पी कम कर दो sp2, अगर 2 सिग्मा और 2 पाई है, 2 पाई और देखो 2 हैं ये पाई और एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, ऐसे 3 सिग्मा है यहाँ पे। बट हाँ मतलब समझ लो अगर 2 सिग्मा 2 पाए हैं तो sp2, और अगर sp है मतलब 1 सिग्मा, सॉरी ये यहाँ होना चाहिए था, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, रुको मैं भी सॉल्व करती हूँ इसको।
देखो ये देखो 1 सिग्मा और 3 पाई। सिग्मा जैसे जैसे कम हो जाता था वैसे वैसे ना 1 सिग्मा और 2 पाई ना। मैं दोबारा से करती हूँ इसको, को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पर। देखो sp3 मतलब 4 बॉन्ड कैसे, सिग्मा 4 सिग्मा। sp2 sp2 मतलब 1 पाई एंटर हो गया, 1 पाई हो गया। तो मतलब अब सिग्मा कितने बचे, 1 कार्बन के पास। हम 1 कार्बन की बात करें, 1 2 और ये 3 सिग्मा 1 पाई। हम 1 कार्बन की बात कर रहे हैं। sp सिग्मा कितने बचे, 1 और ये 2, ठीक है। और पाई कितने हैं हमारे पास, ये 2। तो जब 2 सिग्मा 2 पाई हो जाए तो sp, ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड कार्बन हो तो ये वाला जो होता है इसमें 2 ही सिग्मा बचते हैं और 2 पाई, तो sp3 sp। और इसमें भी 2 सिग्मा 2 पाई विच इज अगेन sp, ठीक है। ये हो गया आपका sp और वो वाला टॉपिक क्लियर। अब आ जाओ हाइब्रिडाइजेशन की बात। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है जितने आपके सिग्मा बॉन्ड है प्लस आपके लोन पेयर। अब जैसे CH4 है तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड थे तो sp3, मतलब अगर एक हाइब्रिडाइजेशन तो ऐसे होती नहीं है, 2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp, 3 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 और अगर 4 है हाइब्रिडाइजेशन तो sp3, ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। देखो वैसे ही देखो sp है तो 2 बॉन्ड वही वाला, sp2 है तो 3 बॉन्ड, sp3 है तो 4 बॉन्ड, sp3d है 3d है तो 5 बॉन्ड, sp3d2 है तो 6 बॉन्ड। वैसे ये यहाँ ऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक में 4 ही होते हैं क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, ये बात याद रखने का। अभी एक ट्रिक है बेसिकली वैसे निकालने की, क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको लोन पेयर वोन पेयर नहीं पता है तो लिथियम और ये फर्स्ट ग्रुप से होते हैं, अल्कलाई अर्थ मेटल, और ये बोरॉन में 3 और इसमें इस तरह से हम इनको नंबर देते हैं कि इनके आउटरमोस्ट शेल में कैसे हैं। तो इसमें निकालना क्या है कि जो सेंट्रल एटम है उसका तो आप इधर से इस वाले टेबल से उठा के लिखोगे और बाकी जो साइड एटम है उसके नीचे जो है उसको लिखोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। आप सोच रहे हो ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब साइड एटम होते हैं तो इसमें 0 लिखते हैं। जैसे कि SO2 में S कितना है 6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। SO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 वैसे भी वही होती है, SO डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। SO2 S8 जो भी होती है, ठीक है। अब देखो जैसे PCl5 है तो ये सब के सब नॉर्मल है, इसके नीचे में 5 है और इसके इधर वाले में फॉस्फेरस में क्या है 5 + 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 विच इज sp3d pH3। अगर आप इसको बॉन्ड कैलकुलेट करके करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसको इस तरीके से करोगे। हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा है 3 और फॉस्फेरस का इधर कितना है 5 + 3 डिवाइड बाय 2 4 मतलब sp3, सही है। NO के नीचे नो कोई नहीं लिखना है, इसके नीचे 0 लिखना है। H2O सेंट्रल एटम कौन है, कम कौन है इन दोनों में से, कम कौन है ऑक्सीजन, ये होगा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ये वाला, सेंट्रल एटम का ये वाला 6 और हाइड्रोजन के नीचे क्या है 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 sp3 होती है इसकी। अब आ जाओ रेमन टाइमर रिएक्शन। रेमन टाइमर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली किस किस में यूज होती है, ये फिनॉल में यूज होती है। तो जो अल्कोहल वाले चैप्टर में आपने पढ़ी होगी रेमन टाइमर इक्वेशन रिएक्शन जो भी, तो ये फिनॉल में यूज होती है। फिनॉल में, फिनॉल अब बताओ एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि नहीं है ना, क्योंकि इसमें H की इससे कम होती है, तो फिनॉल इज एन एक्टिवेटिंग में मैंने बताया था इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। कहाँ पे अटैक करता है, पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो में, और पैरा वाले को हम क्या बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये पढ़ा था इतना, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है, इसमें अटैकिंग रिएजेंट होता है CCl2 और इस पे एक लोन पेयर होता है CCl2 और इस पे एक क्या है लोन पेयर, CCl2 और इस पे क्या है एक लोन पेयर। तो आपको रिएक्टेंट पता चल गया विच इज फिनॉल, अटैकिंग रिएजेंट पता चल गया। अब इस रिएजेंट को अच्छे से समझते हैं। CCl2
इसको हम या तो लिखते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3, यहाँ हम लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, वैसे तो रिएजेंट ये है, अटैकिंग रिएजेंट ये है, लेकिन रिएजेंट हम क्या लिखते हैं CHCl3 विच इज क्लोरोफॉर्म और CCl4 विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन दोनों में से कोई एक। अगर CHCl3 है तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बन के हमें निकालना है इसमें से, वो निकालना है एल्डिहाइड। और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो इसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनके हमें इसमें से जो निकालना है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक इसमें से निकालेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल जिसको एल्डिहाइड से इलेक्ट्रोफाइल, तो इसमें हम निकालेंगे एल्डिहाइड को और इसमें से निकालेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। और इसके साथ हमें एक बेस भी यूज करना है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है, डाइल्यूटेड, हाँ वही। ये देखो, ये एक्वस फॉर्म में डाइल्यूटेड में बेस होता है एक NaOH या KOH। ये अगर आपके पास ये बेस है और ये वाला रिएजेंट है CHCl3 CCl3 और आपको फिनॉल दिया गया है, तो आपको समझ आना है कि मुझे इसमें रीमन टीमन रिएक्शन करनी है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हल्का सा समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होती है। जब हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ, फोन के साथ, CCl3 के साथ, CF3 के साथ, एक sp वाला कार्बन यानी 3 बॉन्ड वाला कार्बन इसके साथ, sp कार्बन, CF3, CCl3 और फोन, इन चारों में से किसी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, जो कि बहुत ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। चलो अब रीमन डायमंड रिएक्शन आ गई। इसके एक कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके ट्राई करके देखते हैं। ये देखो, ये एक हमने फिनॉल बना दिया, ये भी एक फिनॉल है हमारे पास। फिनॉल हमें पता है एक्टिवेटिंग होता है, एक्टिवेटिंग है तो हमें दो जगह पे क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो दो जगह पे लगाना है। कहाँ, ऑर्थो पे और पैरा पे। पैरा वाला क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखो, तुम्हें इसमें मिल गया एक्वस NaOH, तुम्हें इसमें मिल गया एक्वस NaOH, एक्वस बेस मिल गया, एक्वस डाइल्यूटेड बेस मिल गया, एक्वस डाइल्यूटेड बेस मिल गया। जो रिएजेंट हमें चाहिए, जो मतलब अटैकिंग रिएजेंट हमें चाहिए, CHCl3 क्लोरोफॉर्म CCl4, इन दोनों में से कोई एक मिल जाए और साथ में ये मिल जाए तो समझ आना रीमन टाइमर रिएक्शन करनी है और फिनॉल पे करनी है। तो क्या होगा, ये इसमें से हम इलेक्ट्रोफाइल क्या निकालते हैं, एल्डिहाइड। इसमें से क्या इलेक्ट्रोफाइल निकालते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड निकाल के लगाएंगे कहाँ, एक लगाएंगे ऑर्थो पे, ये ऑर्थो, और एक लगाएंगे पैरा पे। यहाँ एक लगाएंगे ऑर्थो पे COOH जो इसमें से निकाला, और एक लगाएंगे पैरा पे। लगा दिया नॉर्मल, ठीक है। अब मैंने बताया हाइड्रोजन अगर FON CF3 CCl4 या क्या कहते हैं अपना sp के किसी कार्बन, CCl4 ही है ना, CCl3, वही CCl3 या मतलब ये देखो है ना, इसमें से किसी के साथ भी जुड़ाओ तो मुझे क्या करनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है। हाइड्रोजन के पास दिख रहा है ना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पास दिख रहा है ना ऑक्सीजन, FON दिख गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या कर लेगा, फटाक से जाके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, पैरा वाले से भी ज्यादा स्टेबल क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑर्थो वाला, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये CHO एल्डिहाइड था तो इसका नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड और इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। दिस इज अ सैलिसिलिक एसिड, वही सैलिसाइक्लिक एसिड और ये सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया आपका रीमन टाइमर रिएक्शन। अब ये कुछ नीट के क्वेश्चंस है, देखते हैं हमसे हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो हो जाएंगे। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड, देखो फिनॉल मतलब फिनॉल, जैसे दिमाग में फिनॉल आए, सब कुछ आए ना आए दिमाग में, सबसे पहले ये समझ जाना, अच्छा फिनॉल मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा, इसको ट्रीट कर रहे हैं CHCl3 के साथ, हाँ अटैकिंग रिएजेंट CHCl3 और बेस भी है, NaOH भी है। ओ ठीक है, रीमन टाइमर रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब CH3 है, इसमें से क्या निकलता है, एल्डिहाइड, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। एसिड नहीं बनेगा, एसिड तब बनता अगर CCl4 होता, तो इन दोनों का तो कुछ नाम ही नहीं है, देखो ठीक है। और ऑर्थो वाला बनेगा क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, अगला फिनॉल को जब हम हीट कर रहे हैं CH3 और KOH के साथ, फिनॉल को आपने हीट किया किसके साथ, CH3 और KOH के साथ। KOH क्या है, एक बेस है, CH3, इसमें से भी एल्डिहाइड निकलेगा तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना। हाँ ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये, रीमन टाइमर रिएक्शन है। ठीक है, बस सिंपल, आज सिंपल है। रोजमेंट रिएक्शन हम इसके बाद पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगा रोजमेंट क्यों नहीं है, फ्रिडलक्राफ्ट क्यों नहीं है, सॉबलेट क्यों नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है, फिनॉल है एक, हाँ फिनॉल है, ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट 2015 का सवाल है। फिनॉल जो है इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ करा दी, मतलब CHCl3, और किसकी प्रेजेंस में करा दी, डाइल्यूट NaOH मतलब बेस की प्रेजेंस में। तो फाइनली फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिलेगा हमें, CHO एल्डिहाइड मिलेगा ना, इसके साथ करवाई तो। ठीक है, हो गया। अब ये देखो एक सवाल और है,
ये 2018 में पूछा गया था। ये देखो फिनॉल मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। क्या करना है आपको, इसको क्या कहते हैं, इसमें से CHO निकालना है इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ चिपका के उसके साथ वो कर देना है अटैकिंग रिएजेंट। अच्छा आप ये देखो प्रोडक्ट भी बना दिया यहाँ पे। तो अटैकिंग रिएजेंट क्या है, अब देखो अटैकिंग रिएजेंट मैंने बताया था क्या है, CCl2 ऊपर वो बॉन्ड। अटैकिंग रिएजेंट ये वाला है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, CHO लगा देंगे। CHO अटैकिंग रिएजेंट नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। CHCl2 ये तो है ही नहीं, देखो। तो अटैकिंग रिएजेंट क्या है, CCl2 जिसके ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, ये था अटैकिंग रिएजेंट। ध्यान से देखना, यहाँ लिखा होगा अटैकिंग रिएजेंट। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ तक के पूछे गए हैं वो अभी पढ़ लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं रोजमैन रिएक्शन और आगे के वगैरह के रिएक्शंस जो है वो अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।